नमस्कार सर। आज हम सर से डिस्कस करने वाले हैं आज के सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन पर बात करने वाले हैं। पहला केस था पीएमएलए से रिलेटेड, जिसमें जजेस ने कहा कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। और दूसरा केस है दोस्तों जिसमें जज साहब ने कहा, जस्टिस साहब ने कहा कि अगर मैजिस्ट्रेट ट्रायल के केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए अगर एप्लीकेशन आती हैं तो ये सिचुएशन बड़ी गंभीर है और दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो धाराएं बनाई थी यूएपीए में, पीएमएलए में, के अपोनेंट पार्टियों के और काफी ऐसे लोग और इवन काफी पत्रकार लोग भी जेलों में रहे। बहुत मुश्किल हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी बेल नकारी जाती रही और लोग जेल में सड़ते रहे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सिंगलो एकेडमी के यूट्यूब मंच पर सर। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा सिंगलो एकेडमी की टीम की तरफ से और बाकी सब मेंबर्स की तरफ से कि आपने अपना बड़ा कीमती समय जो है सिंगलो एकेडमी के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला। और दोस्तों, आज जो हमारी जो चर्चा होने वाली है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, आज हम सर से डिस्कस करने वाले हैं आज के सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन पर बात करने वाले हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जजेस ने दो केसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। पहला केस था पीएमएलए से रिलेटेड, जिसमें जजेस ने कहा कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। और दूसरा केस है दोस्तों जिसमें जज साहब ने कहा, जस्टिस साहब ने कहा कि अगर मैजिस्ट्रेट ट्रायल के केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए अगर एप्लीकेशंस आती हैं तो ये सिचुएशन बड़ी गंभीर है और दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हीं दोनों केसेस के बारे में आइए देखते हैं किस केस में जो है जस्टिस ने क्या अपनी ऑब्जर्वेशन दी। तो सर, पहला केस मैं बताना चाहूंगा, प्रेम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। इसको लेकर जो सर से हमारा सवाल है ये है कि सर, ये पीएमएलए कानून या ऐसे और बहुत सारे कानून सर बनाए गए हैं जो यूएपीए के कानून है, और बाकी अलग अलग स्टेट्स ने भी कुछ इस तरीके की कोशिश की है पिछले 10 साल के अंदर कि कैसे स्ट्रिंजेंसी लाई जाए और किस तरीके से जो लॉस को है स्ट्रिक्ट किया जाए। तो सर, ये जो बेसिकली अगर इसका मंथन करते हैं, जो निचोड़ निकल कर आता है कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि जिस पर भी अगर आपका कोई पॉलिटिकल एनिमी है या किसी प्रतिस्पर्धा में है, आपके कंपटीशन में है, तो अगर आप राजनीति के फील्ड में हैं तो अगर आपके पास पावर है तो आप ऐसे किसी एक्ट का यूज कीजिए और सामने वाले को जेल में डाल दीजिए। एक तो सर ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। दूसरा, हम देखते हैं कि अभी पिछले 8 से 10 महीने पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लगातार ऑब्जर्वेशन पे ऑब्जर्वेशन दे रहा है, जिस तरीके की टिप्पणियां कर रहा है, जिस तरीके की स्टेटमेंट्स दे रहा है रिगार्डिंग पीएमएलए एक्ट और बाकी जो एक्ट्स हैं, जिस तरीके की स्ट्रिंजेंसी की बात कर रहा है, तो सर क्या ये जो स्ट्रिंजेंसी बनाई गई है कानून में, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है और क्या इसको हम लीगल मान सकते हैं इस सिनेरियो में? क्या ये लॉज लीगल है या इन लॉज को जो है किसी और नजरिए से देखना चाहिए? देखिए, बेल को नकारने के लिए, बेल को मुश्किल बनाने के लिए जो कानून है, जो धाराएं बनाई थी यूएपीए में, पीएमएलए में, के अपोनेंट पार्टियों के और काफी ऐसे लोग और इवन काफी पत्रकार लोग भी जेलों में रहे। बहुत मुश्किल हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी बेल नकारी जाती रही और लोग जेल में सड़ते रहे। और चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बहाने से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और दूसरी एजेंसियां समय मांगती रही, सीबीआई वगैरह, और एक ऐसा मजाक बना दिया देश के सामने कि इसमें सरकार या जो सिस्टम है वो जब तक चाहे लोगों को जमानत ना होने दे और जेल में ही उनको सड़ाने का काम करे, जैसे राजे महाराजे या जैसे शासक लोग करते थे, तानाशाह लोग जो करते हैं, तानाशाही में जो होता है, इस तरह का एक व्यवहार हो रहा था। मैं शुरू से बार बार बोल रहा था, जब देश बिल्कुल साइलेंट था, चुप था, भय से आतंकित थे, अपोजिशन के लीडर चुप थे, तब हमने अजय सिंह, एक पत्रकार थे, असली भारत के संपादक थे, हमारे परिचित थे, जब हमने उनकी याद में, क्योंकि कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी याद में एक राइट टू एक्सप्रेशन पे और पत्रकारों को सम्मानित करने का काम किया था। जो किसान आंदोलन में सोशल मीडिया के लोग सामने आए और
लोगों तक जायज और सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई। तो वो काम किया था, तब देखा हमने कि कितने लोग डरते हैं बोलने से। सुप्रीम कोर्ट के पत्रकार भी, जो बड़े बड़े अखबारों के टेलीविजन वाले लोग थे, उन्होंने खुद हमारे से निमंत्रण दिया, निमंत्रण लेके और कहा हम भी बोलेंगे। निमंत्रण के बावजूद 2 आदमी पहुंचे और उन्होंने भी, मैं जब स्टेज पे था तो मेरे को मैसेज किया, सर हम बोल नहीं पाएंगे, हमें आज़ादी नहीं है। और मैंने पूछा कि आप तो एक तरह से गुलाम हो। उन्होंने हाँ हाँ की मेरे सामने, हाँ हम गुलाम हैं, बंधुआ मजदूर हैं एक तरह से इन टीवी और चैनलों के। हमारे को बोलने की आज़ादी नहीं, सही चीज को कवर करने की आज़ादी नहीं, बस हमें निर्देश आता है ये कवर करना है। शुरू से हम कहते रहे कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सबसे बड़ा अधिकार है, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। उसके तहत अगर किसी भी कानून से आप लोगों की लिबर्टी और लोगों का बोलने का अधिकार कम करने की चेष्टा करते हो, दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यूएपीए पीएमएलए का पर्टिकुलरली सेक्शन 45, जिसमें ट्विन कंडीशन और हार्ड कंडीशन है कि जमानत के लिए हार्ड कंडीशन है, उस कंडीशन को हार्ड होने के बावजूद भी इट डिपेंड्स अपॉन द जजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को देखना है। यहीं से उनकी योग्यता का पता चलता है। जो वो देश के लोगों के फंडामेंटल राइट और संविधान के जो मूल मकसद को समझ के इंटरप्रिटेशन उसी तरह की कर पाए लोगों के हक में, देश के हक में, प्रियम्बल के लक्ष्य के हक में, तभी माना जाता है जजेज आर कॉम्पिटेंट, अदरवाइज नॉट। को सुप्रीम कोर्ट का जज होना, हाई कोर्ट का जज होना बड़ी बात नहीं है, उनका कॉम्पिटेंट होना, सही कंडक्ट और सही आचरण का आदमी होना वो बड़ी बात है। एक और बड़ी कमाल की चीज सर देखने को मिल रही है, जो पैटर्न है, जिस तरीके से पीएम है, यूएपीए के केसेस आ रहे हैं, अगर हम आज से 8 से 10 साल पहले इसको देखते हैं और फिर धीरे धीरे कैसे ये एकदम लोगों को अरेस्ट किया गया, पॉलिटिशियंस को अरेस्ट किया गया। आपने बहुत सारी न्यूज देखी है, दर्शकों ने भी बहुत सारे सर प्रोग्राम देखे हैं जिसमें कहा जाता है कि 95% जो केसेस हैं वो फेक होते हैं, वहां कोई किसी तरीके की सजा नहीं होती, मात्र 5% केसेस में ट्रायल चलता है जिसमें भी बहुत कम पनिशमेंट मिलती है लोगों को। लेकिन सर अब ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, ये ट्रेंड थोड़ा सा इसमें मैं देखता हूँ कि एक नरमाई सी आ गई है, कुछ जुडिशरी भी इसमें इसको जो है नरम नजरिए से देखने लगा है। जो स्ट्रिंजेंसी 8 से 10 महीने पहले सर, बिफोर 2024 इलेक्शन से पहले जो थी, आज मैं देख रहा हूँ कि जजेस का भी जो है नेचर और ऑब्जर्वेशन चेंज हो रही है। तो सर इसमें किसी तरीके का कोई पॉलिटिकल दबाव भी था क्या जुडिशरी पे? देखिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी या ज्यादा बम्पर मेजोरिटी की वजह से कहीं ना कहीं जुडिशरी भी दबाव में दिखाई दी इस देश में। इमरजेंसी में भी जुडिशरी एकदम पूरी दबाव में थी और जुडिशरी काम ही नहीं कर पाई, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने में फेल हुई थी जुडिशरी इमरजेंसी के दौरान। उसी तरह का खेल अब चल रहा था, उसी तरह का सीन दिखाई दे रहा था। और जिन जजों के सामने केस आ रहे थे वो कुछ खास बेंच थे और उन खास बेंचों से रिलीफ नहीं मिल रहा था लोगों को। और अब 24 के बाद वो इस तरह के केस दूसरे बेंचों को भी जाने शुरू हो गए और लोगों को रिलीफ मिलना भी शुरू हो गया। इसको हम एक्सीडेंट नहीं कह सकते, इसको हम सब लोग समझते हैं, पूरा देश समझता है, वकील लोग भी समझते हैं कि जो कोर्ट, जो जज इस तरह के फैसले दे जिसका फैसला पहले लोग समझ जाए यहाँ होना क्या है, या प्रो गवर्नमेंट होना है, या जनता के हक में होना, कॉन्स्टिट्यूशन के हक में होना, इस तरह की बात सरेआम सामने आई और सरेआम मुद्दे उठाए, वकीलों ने भी उठाए, देश की जनता भी समझ रही थी। और खासतौर पे इन केसेस का इस्तेमाल कहाँ हुआ? इन केसेस का इस्तेमाल हुआ उन लोगों के सामने जो दबाव में नहीं आए या जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बदल के बीजेपी में शामिल नहीं हुए, जो लोग, या जो लोग बोलने की चेष्टा की, उन लोगों को दबाने का काम किया और उन सब को डराने का, भय और लालच के जरिए उनकी आवाज को बंद करने का काम हुआ देश के अंदर। और भय और लालच को बंद करने के साथ साथ उन लोगों को जुडिशियल सिस्टम की प्रोटेक्शन नहीं मिल पाई इस देश के अंदर, तो उसने और ज्यादा नुकसान किया देश का राइट टू एक्सप्रेशन का भी, और देश की जुबान बंद करने का काम भी किया। देश में एक तरह से अघोषित इमरजेंसी का सीन था पूरे देश के अंदर। ये तो लोगों ने 24 में इलेक्शन जब चेंज किया तो उनके लोगों की भावना समझी, कॉन्फिडेंस आया, मिली जुली सरकार एक बनी और वहां पर लोगों का किस तरह से कुछ काले कानून लाने की कोशिश सरकार दोबारा कर रही थी, वो वापस लेने पड़े, उन चीजों को वापस हटना पड़ा उन लोगों को। और इस तरह के सारे सीन देश देख ही रहा है। तो देश में अगर जुडिशरी इस वक्त पे काम ना है तो जुडिशियल सिस्टम का इतना फायदा नहीं जो होना चाहिए देश को। और 80 साल में भी जुडिशरी अगर इतनी मैच्योर नहीं है देश की
कि कुछ भी कोई तानाशाह हो जो इलीगल काम करे, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाना चाहे, चाहे जितनी बम पर मेजोरिटी हो, इसमें मेजोरिटी क्या करेगी? संविधान 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 के मुताबिक काम करना, उसकी रक्षा करनी है, लोगों के फंडामेंटल राइट को आपने बचाना है, तो इसमें मेजोरिटी का तो बीच में रोल ही नहीं। कौन प्राइम मिनिस्टर कौन नहीं है, कौन किसकी मेजोरिटी किसकी नहीं, जुडिशरी को इसमें जाने की जरूरत नहीं, इस दबाव में रहने की भी जरूरत नहीं। मगर इसमें कहीं ना कहीं देश की जनता को पूरा महसूस हो रहा था कि जुडिशरी दबाव में है, और मैं भी उससे मना नहीं करता। और अब इंटरप्रिटेशन भी बदल गई। जिस बात को मैं बार बार कह रहा था, आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन देने में नाकामयाब है क्या ये देश की सुप्रीम कोर्ट? इसमें एक सेक्शन, एक एक्ट की सेक्शन कैसे रोड अटका सकती है, लोगों को जेल में डाल सकती है, इस बहाने से इन्वेस्टिगेशन करना, किसी और से पूछना, और अपराधियों के बयान के आधार पर नए अपराधी बनाए गए, अक्यूज्ड के आधार पे नए लोगों को अक्यूज्ड बनाया गया, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा दैट इज नॉनसेंस, ऐसा नहीं चलेगा। इस तरह से अपराधियों के बयान के आधार पे दूसरे लोगों को तुम गिरफ्तार नहीं कर सकते। अंधाधुंध आंख मीच के ये मजाक बनाया हुआ था, सब लोग डरे हुए थे, और इस डर का काफी श्रेय, देश जो डरा हुआ था काफी श्रेय इसमें जाता है। इसमें एक तरह से विश्वास थोड़ा कम होता है, काफी कम विश्वास हुआ जुडिशरी पे लोगों का, क्योंकि जुडिशरी जब वक्त पे काम नहीं आया तो करे क्या? ऐसे चौकीदार का, ऐसे स्तंभ हिलता हुआ नजर आया था जी। एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जब सारे पॉलिटिशियंस और ओपोजिशन की जो सारी ताकत थी, सारे सोशल मीडिया की जो ताकत थी, मैं मानता हूं सर उसको जो मोरल बल मिला वो दिया इस देश के गरीब इंसान ने, मजदूर ने और खेतों में काम करने वाले लोगों ने, जिन्होंने ये प्रूफ कर दिखाया कि आप कितनी ही बड़ी ताकत के साथ अगर लोगों के मानसिक एक तरीके से कहें मानसिक, लोगों पर मानसिक कब्जा करना चाहोगे, उनके बिजनेस पर कब्जा करना चाहोगे, रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहोगे, तो ऐसा किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति जो तानाशाही नेचर का हो या अपनी चलाना जानता हो, अपनी मनमानी करना जानता हो, वो नहीं कर सकता। दूसरी एक चीज और है सर, आमतौर पे हम देखते हैं आर्टिकल 50 में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक प्रोविजन दिया गया है, क्लोज दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जुडिशरी जो है स्वतंत्र होकर जो है अपना काम करेगी। जहां पर मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं और आपने भी सर, आपका भी ऑब्जर्वेशन होगा कि आमतौर पर फाइनेंशियली एक तरीके से जो इंडिपेंडेंस है उस पर हिंड्रेंस मानी जाती है कि गवर्नमेंट एक तरीके से जो फाइनेंस करती है जुडिशरी को, वो एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है जिसको दूर करना चाहिए। क्या सर अब इस वाक्य के बाद जो ये पिछले 4 से 5 साल में हुआ, अब इसके बाद इसमें ये भी जोड़ लेना चाहिए कि फाइनेंशियल कंडीशंस के साथ साथ किस तरीके की गवर्नमेंट है और उसका जुडिशरी के साथ किस तरीके का बर्ताव है, किस तरीके का प्रेशर है, ये भी तय करता है कि जुडिशरी आपके देश में कितनी इंडिपेंडेंट है। जी सर। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि फाइनेंशियली भी एक अलग सिस्टम होना चाहिए जुडिशरी का। कोई भी सरकार अपनी मर्जी से उनको हेल्प देना, कम देना, ज्यादा देना, रुकावट पैदा ना कर पाए। और इवन सिक्योरिटी भी सुप्रीम कोर्ट की अलग होनी चाहिए। उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी भी इस देश में पूरी जुडिशरी का, डिस्ट्रिक्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक एक इंडिपेंडेंट सुरक्षा बल होना चाहिए जो केवल और केवल जुडिशरी के अंडर में और जुडिशरी की सुरक्षा कर पाए इस देश के अंदर। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये बहुत बहुत मेन पॉइंट आपने उठाया। बल्कि अभी तो ये चर्चा में था जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में नेताओं को नजरबंद किया गया, ऐसे ही कुछ अफवाहें उड़ रही थी और कुछ डिस्कशन भी थे सोशल मीडिया पे जिसमें कहा गया कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको जो सिक्योरिटी दी गई है वो भी एक तरीके से जो है नजरबंद उनको किया गया है, ताकि वो जो है अपनी मन मर्जी के मुताबिक या इंडिपेंडेंटली काम ना कर पाए, और जैसा गवर्नमेंट चाहती है या कोई भी ताकत चाहती है कि वो उनके अकॉर्डिंगली काम करे, इसीलिए उन्हें जबरदस्ती उस तरीके की सुरक्षा मुहैया कराई गई। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अहम मुद्दा है जिस पे लोगों को सोचना होगा। क्या जुडिशरी गवर्नमेंट के साथ, तो नो डाउट जुडिशरी को एक बैलेंस बना के चलना ही होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस हमेशा एक कायम रखने होते हैं, लेकिन क्या जुडिशरी फाइनेंशियल एज वेल एज जो सिक्योरिटी जो एस्पेक्ट्स हैं या बाकी जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, क्या उस पर भी गवर्नमेंट पे डिपेंड होनी चाहिए? और क्या किसी तरीके से अगर ऐसी गवर्नमेंट लोगों के सर पे आ बैठती है जो लोगों को एक्सप्लॉइट करती है, उनके बिजनेस खराब करती है, उनको तबाह कर देती है, तो क्या इस तरीके की जो गवर्नमेंट आती है, क्या उस पर जुडिशरी अपना अंकुश लगाने के लिए वो ताकत हासिल कर पाएगी? ये भी सर एक बड़ा सवाल है। क्या जुडिशरी कुछ ऐसा प्रोविजन अपने लिए कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती, और करना चाहिए। और जुडिशरी में आमूलचूल परिवर्तन आने की जरूरत है। फ्यूचर में अब आमूलचूल परिवर्तन आएगा भी,
क्योंकि जुडिशरी की पूरी डेमोग्राफी बदलने की जरूरत है। चंद लोग, चंद कास्ट, चंद घरानों के लिमिटेड लोग अभी एक्सेस करते हैं, एक तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। देश का बहुत बड़ा हिस्सा महरूम है जुडिशरी तक पहुंचने में। और जब तक जजों के रूप में इस देश के हर समाज, हर तबका, हर ज्योग्राफिकल एरिया से लोग जुडिशरी में नहीं होंगे, इस देश में अच्छा जूरिस्प्रूडेंस, मानवीय न्यायिक व्यवस्था नहीं बन सकती। और जो इस तरह के फैसले आ रहे हैं, 80 साल के अंदर भी आर्थिक न्याय नहीं मिला लोगों को, सामाजिक न्याय पूरा नहीं मिला, और पॉलिटिकल जस्टिस तो है ही नहीं। और सबसे ज्यादा ग्रेटनेस अगर इस देश में बची खुची इस इमरजेंसी के दौरान है, घोषित इमरजेंसी के दौरान, अगर इस देश के सच्चे सपूत साबित हुए हैं, सबसे अग्रणी पंक्ति में जो खड़े हुए हैं वो इस देश के किसान थे, खासतौर पर हरियाणा, पंजाब और यूपी के और राजस्थान के लोग, जिन्होंने 13 महीने डट के अपनी शहादत दे के, हजारों आदमियों से ज्यादा शहादत हुई है, उसके बाद कूलली और कामली इस तरह के तानाशाही सरकार से या इस तरह की सरकार से डेमोक्रेसी की रक्षा की है, जिन्होंने चोरी चकारी से किसान कानून पास कर दिए थे। इन पे लानत है ऐसे सारे जनप्रतिनिधियों पे जो एमपी के रूप में पार्लियामेंट में बैठे हैं कि इस तरह का काम होने दिया जो संविधान के खिलाफ था, बिना चर्चा के और लोगों को बर्खास्त करके पार्लियामेंट से, और पीछे से कानून पास करने का जो रिवाज चला है, ये देश की डेमोक्रेसी को बिल्कुल विनाश की ओर ले जाने वाला कदम था। शुक्र है, सैल्यूट है इस देश के किसानों को। जब पूरा समाज, पूरी अपोजिशन के लीडर बिलों में घुसे हुए थे, तो इस देश के किसानों ने सीना तान के, और कितने दरिंदगी दिखाई थी इस देश में, ऐसा कभी नहीं हुआ, अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ, दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुआ, जिन्होंने किसानों के सामने कील गाड़ के जीटी रोड खोद दिया हो और सीना तान के बंदूकें दे के हाथों में उन्हीं के बच्चों से, उन्हीं के सामने बंदूकें तनवाई हो। इस तरह का खेल, इसी तरह का छोटे मोटे खेल अंग्रेज करते थे, यहीं के लोगों द्वारा, यहीं के लोगों को मरवाया गया, जैसे जलियांवाला बाग में मरवाया, हमारे लोगों से हमारे लोगों को मरवाने का काम अंग्रेजों ने किया था। उसके बावजूद किसानों का, मेहनत कश लोगों का जो जायज हक नहीं देना चाहते, लूट मार करवाना चाहते हैं कारपोरेट की, उन लोगों की मेहनत, पसीना, किसान और मजदूर की मेहनत पे डाका है, इसीलिए देश में असमानता है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, कोई अडानी अंबानी पैसे वाला बन सकता है, बाकी लोग गरीब हैं। जितनी गरीबी देश के अंदर है, जितनी असमानता है, ये सारी की सारी बदमाशी की वजह से है, गलत पॉलिसीज की वजह से है, गलत मानसिकता की वजह से है, वरना कोई किस्मत वाला नहीं, कोई खराब किस्मत वाला नहीं। जितना भेदभाव है धरती पे, केवल और केवल इंसान के खुरापाती मानसिकता की वजह से है, जिसमें सरकार भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, और वो लोग हो सकते हैं जो सत्ता में या कैपिटल पे कब्जा किए बैठे हैं। कैपिटलिज्म और सत्ता में जो शासक मानसिकता और कैपिटलिज्म दोनों सगे भाई बहन हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों अमानवीय हैं, प्राकृतिक हैं। अस्तित्व में इनके लिए कोई जगह नहीं, अस्तित्व में कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, अस्तित्व में कोई नौकर नहीं, कोई मालिक नहीं, अस्तित्व में संचय का कोई प्रोविजन ही नहीं है। जो लोग एक संचय वाले हो रहे हैं, जिनके पास इतनी पूंजी हो रही, ये पूंजी खुद नहीं और ये मेहनत की पूंजी नहीं है, ये लोगों के हिस्सों की लूटी हुई पूंजी चंद घरों में या कुछ लोगों के पास है। ये कोई लीगल तरीके से नहीं है, ये प्राकृतिक, ये सह अस्तित्व के विरोध में है, और ये बहुत बड़ा अपराध है, देश में हो रहा है, दुनिया में भी, जहां भी हो रहा है, ये गलत हो रहा है। एक और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था सुधारात्मक है, इसीलिए जेलों का नाम भी सुधार कर रखा है। यहाँ पे कानून लोगों को दोबारा से उस परिस्थिति में लाने के लिए, दो भाइयों की लड़ाई हो गई तो उनके संबंध स्थापित करने के लिए न्यायिक व्यवस्था है। इसी तरह हमारी न्यायिक व्यवस्था ये है, कोई बच्चा गलत काम अगर करता है घर में, परिवार में, या उसके साथ अन्याय होता है, किसी कारणवश वो अपराध कर बैठता है, तो उसको जलील करने के लिए हमारी न्यायिक व्यवस्था नहीं है। हमारे थाने लोगों को पीटने के लिए और 3rd डिग्री टॉर्चर के लिए नहीं बने हैं, वो सिर्फ ये बने हैं हर आदमी को न्याय के सामने लाया जा सके जिसने भी गलत काम किया है, और फिर उसको सुधारा जाए, ताकि समाज में अच्छे आदमी की तरह से फिर वो भागीदारी करके इस देश को और इस समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी कर पाए। इसीलिए न्यायिक व्यवस्था है, इसीलिए थाने हैं, इसलिए सारा सिस्टम है। ये किसी को टॉर्चर करने के लिए, किसी राजा के कहने पे, राजाओं की तरह से गुंडागर्दी यहाँ नहीं चल सकती। किसी मंत्री के कहने से या किसी संतरी के कहने से, किसी अफसर के कहने से आप लोगों को सताओ, गलत FIR दर्ज करो, या इन्वेस्टिगेशन में डिले करो, उसमें गड़बड़ करो, या उनकी जमानत का नाजायज विरोध करो। देश के लोगों का पैसा सरकारी वकील लेते हैं, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट, तो वो देश के लिए हैं, वो संविधान के लिए हैं, वो सरकारों की पैरवी के लिए नहीं है, उनके स्पोक्स पर्सन नहीं है वो।
इसलिए देश का खाते हैं, देश के लिए काम करना चाहिए और देश का काम एक ही है, संविधान की रक्षा और लोगों के फंडामेंटल की रक्षा। और कोई आदमी अपराध भी करे तो उसको बाइज्जत कानून के सामने पेश करके उसको सुधरने का मौका दिया जाए। और असली फायदा जब है जब हर अपराधी इस देश में वापिस एक अच्छा इंसान बन के और बहुत अच्छी भागीदारी देश में कर पाए। जितना कम से कम लोग पुलिस की गोली से मारे जाएं, पुलिस से प्रताड़ित हों, वही एक सभ्य समाज और सभ्य देश और सभ्य सरकार और संवैधानिक सरकार कहलाई जा सकती है। सर देखिए, ये जो राजनेताओं के खिलाफ जो पीएमएलए में एक्शन लिया गया, बेशक वो केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया जी हो, या साउथ में भी कुछ चीफ मिनिस्टर्स के साथ ऐसा ही हुआ, तमिलनाडु में हम देखते हैं कुछ मिनिस्टर्स के साथ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ यही, तो सेम पैटर्न एक पूरे देश में एक देखने को हमें मिलता है। ये सर 2-3-4 साल पुरानी जो एक रीत जो चली आ रही है एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की, कि भैया पर्टिकुलरली ओपोजिशन के लीडर्स को उठाना है और उनको किस तरीके से पकड़ना और कैसे फंसाना है या किस तरीके से उनके ऊपर केस लगाने हैं, वो उन्होंने एक सिस्टम सेट कर रखा है। लेकिन सर यही चीज जब जनता के खिलाफ यूज होती थी, आप देखेंगे इस 5-6 साल से पहले ये जो पैटर्न था, ये जो पब्लिक के अगेंस्ट यूज होता था, बिजनेस क्लास के अगेंस्ट यूज होता था और बाकी दूसरे सेक्शंस के सिविल सोसाइटी मेंबर्स के अगेंस्ट जब यूज होता था। लेकिन तब तो सर इस तरीके की जो गर्माहट है जो माहौल में जो आज देखने को मिल रही है, उस तरीके की ना तो टिप्पणियां देखने को मिली, ना उस तरीके का सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ, ना उस तरीके की बात हुई। जबकि सच्चाई तो ये है, पीएमएलए तो सिर्फ एक सिक्के का एक पहलू है। इसमें आईपीसी, नारकोटिक्स और ऐसे 50 प्रावधान जोड़ दिए जाएं, जिसमें हम देखते हैं आम तौर पर जो है जनता को कितनी समस्या भोगनी पड़ती है, कितनी परेशानी भोगनी पड़ती है। खास तौर पर पुलिस को तो इतनी पावर दे दी गई है सर, अगर पुलिस वाला अपनी ड्रेस में है और ऑन ड्यूटी है और इलीगल काम कर रहा है और इस प्रोसेस में अगर वो आपके साथ हाथापाई कर सकता है, आपको पीट सकता है, आपके साथ मारपीट कर सकता है। और कानून ये कहता है कि जब वो अपनी ड्रेस में है, अपने ड्रेस कोड में है और आप ये जानते हैं, आपको ये नॉलेज है कि आप अपना सेल्फ डिफेंस वहां पर नहीं कर सकते, तो ये भी सर एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है कि हमने सिस्टम को शुरू से ही ऐसे बनाया है कि पहले तो इसने सर जनता को एक्सप्लॉइट किया है, जनता को परेशान किया है। हाँ, आज एक चरम सीमा जनता से हटके ये नेताओं तक पहुंच गया है और जब इसकी जो आंच जब नेताओं तक पहुंची है, तो मुझे लगता है सिस्टम के बारे में ज्यादा खुल के बात हो रही है, लोग खुल के बात कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस या सिस्टम की बात हो, चाहे वो जुडिशरी की बात हो या किसी भी तरीके की आर्बिट्रेरीनेस की बात हो लॉ के अंदर। जैसे कि पीएमएल एक्ट में सेक्शन 45 में जो ट्विन कंडीशन इनपुट की गई हैं, जो लगाई गई हैं 2017 में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था, लेकिन बाद में जो है दोबारा से एक बिल पास किया गया और जो है इन प्रावधानों को उतना ही सेम स्ट्रिंजेंसी के साथ दोबारा पास किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कई जजमेंट्स में कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा चुका है या उसको इनवैलिड कह चुका है, तो पार्लियामेंट की कोई पावर नहीं है उसको दोबारा से उस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करें। लेकिन मुद्दा तो सर ये है कि ये दोबारा से होता है, दोबारा से नेता उन्हीं चीजों को और उन हथियारों को इस्तेमाल करते हैं और उन्हें ये पता है कि सिस्टम की एक खामी है, नेता हो या आम जनता हो, उनको पता है उनको एक सिस्टम से जाना पड़ेगा, एक टाइम पीरियड, एक समय सीमा के दौरान एक काम होगा जिसके अंदर जो बेनिफिट लेना चाहती है गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके के आर्बिट्रेरी रूल को जो यूज कर रहा है पब्लिक के अगेंस्ट या किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट, वो बेनिफिट उठा लेगा। तो सर इस एंगल पे भी बात होनी चाहिए कि ये जो टाइम स्पैन है, ये जो सिस्टम जो एक समय लेता है केस की फाइलिंग से लेकर के ये डिसाइड होने तक कि इसको बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए इस पर्टिकुलर केस में, नॉट इन जस्ट पीएमएलए बट इन ऑल्सो अदर केसेस, क्या इस समय सीमा को तय नहीं किया जाना चाहिए? क्या एक टाइम स्पेन नहीं डिसाइड किया जाना चाहिए कि एक मिनिमम टाइम रखा जाए जिसमें हर तरीके के क्रिमिनल केसेस का बेसिकली जहां अरेस्ट पॉसिबल होता है, जहां अरेस्ट किया जा सकता है, एक समय सीमा तय की जाए। और ये जो पावर्स एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को कहूं, सीबीआई को कहूं या पुलिसिया कम्युनिटी को कहूं, जो अनलिमिटेड पावर्स दी गई है, अब तो सर जो न्यू क्रिमिनल लॉज है उसमें तो और भी ज्यादा पावर्स दे दी गई है। जैसा आपने पढ़ा होगा 15 दिन की बजाय 60 से 90 दिन के लिए पुलिस कस्टडी हो सकती है, तो वो तो जो है ना सर पब्लिक के साथ साथ नेताओं की भी हालत जो है खराब करने वाली है मुझे लगता है। और इस सिस्टम को सुधारने के बजाय इसको इतना ज्यादा खराब कर देगा, इतना ज्यादा परेशान करने वाला कर देगा कि पब्लिक अब जो है
सच में जो है त्राहिमाम करने वाली है। तो सर इस पर मैं जानना चाहूंगा, क्या समय डिसाइड होना चाहिए और जो पावर्स दी गई हैं इन अथॉरिटीज को, क्या इन पर किसी तरीके का कर लगना चाहिए? जी। पहली बात तो कानून बनाने वालों की अकल में ये बात ही नहीं आई कि देश का कोई भी सिटीजन अपराधी नहीं है। देश में कोई भी सिटीजन नक्सलवादी आतंकवादी नहीं है। हर सिटीजन सम्मान से भाईचारे से जीना चाहता है और व्यवस्था में भागीदारी करना चाहता है। जब सरकार ही गलत काम करती है या उनके खास लोग गलत काम करते हैं, जब जो लोग आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश होती है और वो आवाजों को दबाने के लिए जब पुलिस का भी मिसयूज करते हैं फिर ऐसे लोग, तो वहां पर जनता के सही लोगों का आवाज उठाने वालों का नाम आतंकवादी, नक्सलवादी, अलगाववादी कह के पुकारा जाता है। और अब तो एक और बकवास शुरू हो गई है, शहरी नक्सलवादी, अर्बन नक्सलाइट कहना शुरू कर दिया है। और इवन ये भाषा तो प्राइम मिनिस्टर के मुंह से भी आई है, जो कि बहुत ही गलत है। आंदोलन जीवी भी पार्लियामेंट से हमने सुनने को मिला, पर प्राइम मिनिस्टर जी के। आंदोलन जीवी भी, हाँ। तो इनको क्या कहेंगे? वो जो सारी बातें कह रहे हैं वो ऐसा लगता है जब हम दूसरों को गाली देते हैं अपने बारे में ज्यादा कहते हैं। तो ये देश के लोगों को अभी समझने में ही कामयाब नहीं हुए हमारे पार्लियामेंटेरियन। क्या आप अपने घर के सारे बच्चों को, अपने बच्चों को चोर उचक्का समझते हैं? क्या हमेशा घर में आप ताला लगा के रखते हैं, या हमेशा ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसे रूल बनाओगे कि आपके बच्चों को हमेशा भय और लालच के जरिए कंट्रोल करना चाहोगे आप अपने बच्चों को? छोटे बच्चों को तो टॉफी वॉफी दे के हमको अच्छे काम कराने के लिए कह सकते हैं, क्या बड़े होने के बाद आप भय और लालच से अपने बच्चों को, अपने घर के सदस्यों को कंट्रोल करना चाहते हो? क्या हो सकते हैं क्या? तो सरकार बेवकूफ है इस मामले में। इस मामले में पार्लियामेंटेरियन बेवकूफ है जो अपने बच्चों को भय और लालच से कंट्रोल नहीं कर पाते। वो देश के लोगों के बारे में इस तरह का कानून बनाते हैं और देश के लोगों को बार बार जेल में, अपना घर का बच्चा तो गलती कर दे तो उसकी एफआईआर भी दर्ज ना हो, चुपचाप पड़ोसियों को भी पता ना चले, रिश्तेदारों को भी पता ना चले, और किसी और बच्चे से गलती हो तो मोमबत्ती जलाते हैं पूरे देश में, इसको फांसी तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। इस तरह के कानून पास करना, मैं कहूंगा इमेच्योर और ना समझ वाले लोग हैं जो पार्लियामेंट में ज्यादातर हैं, तभी इस तरह का कानून बन सकते हैं, इस तरह के कठोर कानून बन सकते हैं। देश में कठोर कानूनों की जरूरत नहीं है। देश में मानवीय शिक्षा की जरूरत है और देश के लोगों को प्यार और सम्मान देने की जरूरत है। देश के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है। ये नहीं कोई एमएलए एमपी बन गया तो वही खुदा बन गया, या कोई सीएम पीएम बन गया तो वही देश का खुदा हो गया। उनको क्या पता क्या करना है? पूरे घर को, 140 करोड़ लोगों को लगातार भागीदारी में हिस्सा ना देंगे जो लोग, वो लोकतंत्र मानसिकता के लोग ही नहीं है, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। वो संविधान की शपथ लेके भी असंवैधानिक मानसिकता के लोग हैं और इस देश का बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए हैं। ये जो कानून बनाया है, नए कानून जो बनाए हैं, कोमा फुल स्टॉप भी हटाने की जरूरत नहीं है, उनको नंबरिंग बदल देना, गांव के मकानों के नंबर बदल दो। आने जाने वाले रिश्तेदार और गांव के लोग भी इधर उधर काफी दिनों तक परेशान रहेंगे, किसके घर का क्या नंबर है बताइए। ये नंबरिंग बदल के, तो इससे ज्यादा बेवकूफी भरा कोई काम नहीं हो सकता इंडियन हिस्ट्री में, पार्लियामेंट की हिस्ट्री में। इतने सारे नंबर बदलना, उस काम को, उसी चीज को, अरे तुमने कुछ करना था तो उसमें नंबरिंग बदल दो, ABCD करके, उसके पार्ट करके आप नई सेक्शन जोड़ दो, जिस सेक्शन में चेंज करना था उनमें कर दो। तुमने नंबर क्यों बदले? एंड मोर सर, मोर देन 1500 सेक्शंस आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस के, इससे दो काम दोबारा होंगे देश जी। तो देश में दो काम। पूरी जुडिशरी, पूरा लिटिगेशन के लिए वकीलों की फौज, स्टूडेंट सब अब नए कानून पे लग गए हैं। और हालांकि यहाँ सर हमने जो पढ़ा था हमें भी अब उसको करना पड़ रहा है, रिफ्रेश करना पड़ रहा है। ये बेवकूफी है। और कौन से एक राजा ने चमड़े के सिक्के चलाए थे? बेवकूफ राजा था कोई। इसी तरह की बेवकूफी पार्लियामेंट ने की है और ये बेवकूफी बदली जाएगी। फ्यूचर में ये चेंज होगा वापस, नंबरिंग, एक तो नंबरिंग ये चेंज होगी देश में, एक पार्लियामेंट का उद्घाटन दोबारा होगा, पार्लियामेंट में जो लठ रखा है उस लठ को तोड़ के बाहर भगाया जाएगा। ऐसा इस देश में होगा क्योंकि वो असंवैधानिक है, गलत है, वो इस देश की मूलभूत और संविधान की जो मौलिक प्रिंसिपल है उसके खिलाफ है। वो एक मनुवाद की स्थापना के लिए है, असमानतावादी विचार का द्योतक है, उसकी निशानी है। ऐसे किसी भी चीज को इस देश में कोई जगह नहीं है। और ये 140 करोड़ का देश है, इसमें लोगों को भारतीय होने के नाते से देखने की जरूरत है। शिक्षा के जरिए भी
हर एक बच्चा पूरे 140 करोड़ को अपने जैसा इंसान समझ पाए, उस शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा का कंटेंट में अभी भी जहर घोला जा रहा है। बहुत सारा जहर पहले था, उस जहर को रफा दफा करना था, उसको मिटाना था, कंटेंट से हटाना था। कोई भी कंटेंट जो हमारे अंदर कटुता भरे, कोई भी कंटेंट जो जातिगत आधार पे सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करे, कोई भी ऐसा कंटेंट एजुकेशन के अंदर जो कुछ लोगों को महान बनाए, बाकी जनता को बेवकूफ और आम बनाए, वो दैट इज नॉनसेंस। वो सब रफा दफा करने की जरूरत है। ऐसी सब चीजों को हटाने की जरूरत है। शिक्षा का मानवीयकरण की जरूरत है, ताकि न केवल 140 करोड़ लोग इस धरती के 800 करोड़ के साथ हमारे भारत का एक एक नागरिक जी पाए और जीने में सक्षम हो, और बिना जल जंगल जमीन को खराब किए, वातावरण को खराब किए सिस्टम इस देश में लाने की जरूरत है। ये सिस्टम अभी डेमोक्रेसी का नाम है, तानाशाही चल रही है देश के अंदर, और शासन मानसिकता के लोग अभी पॉलिटिक्स में हैं। पॉलिटिकल जस्टिस अभी नहीं हुआ, अधूरा है। सोशल जस्टिस भी अधूरा है, और इकोनॉमिकल जस्टिस की तो ऐसी की तैसी हो गई। तीनों जस्टिस अधूरे हैं। क्या कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? क्या ड्यूटी थी इनकी? इनकी ड्यूटी तमाशा देखने की नहीं है। कोर्टों का काम है, जहां भी असमानता इकोनॉमिकल फैलती है, सोशल फैलती है, या पॉलिटिकल फैलती है। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था, कैसे पार्टियां बदल बदल के पूरी पार्टियां सरकारों को हटाया जा रहा था, खरीद फरोख्त चल रही थी। जो पार्टी में शामिल हो जाए बीजेपी में, कैसे उसके सारे केस वापस लिए जा रहे थे, फिर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, किसी की सजा नहीं हुई। तो क्या है ये गोरख एक धंधा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैसे देखेंगी? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकती। यहां पर अगर हम देखेंगे, ये तीनों तरह के जब जस्टिस डिस्टर्ब हो रहा देश में, इट वाज द ड्यूटी ऑफ द ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उन्होंने ये ड्यूटी नहीं की है। इसमें वो भी कहीं ना कहीं देश की जनता के अपराधी हैं। सर एक बात और है, जैसे आपने एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की कि हॉर्स ट्रेडिंग बेसिकली, कि एमएलए कुछ एमएलए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जब शिफ्ट होते हैं, ना कि उनका विश्वास तोड़ते हैं, जनता के मत का गलत इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उस मत को बेचते हैं। जी हाँ, मैं एक क्लियर वर्ड बोलूंगा कि जनता के मत को बेचा जाता है। तो सर एंटी डिफेक्शन लॉ एक स्ट्रिक्ट कानून बनाया गया कि एक नंबर ऑफ मेजोरिटी के बाद ही जो है आप जो है शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी पार्टी के अंदर। क्या ये सेम लो सर जो स्टेट्स की जो विधानसभाएं हैं, क्या दूसरे पोजीशन के जो लीडर हैं इंडिया गठबंधन के, केजरीवाल जी हो गए, हेमंत सोरेन जी हो गए, या महाराष्ट्र से हम कहें पुरानी जो शिवसेना है और उद्धव ठाकरे जी की वो पार्टी हो गई, बाकी दूसरी पार्टी हो गई, हिमाचल में कांग्रेस है और पंजाब में आम आदमी पार्टी है, क्या इस तरीके का एंटी डिफेक्शन लॉ सर क्या स्टेट लेवल पे नहीं लाया जा सकता? हाँ, देखिए, मैं तो बल्कि इसके विरोध में हूँ एंटी डिफेक्शन लॉ के। ये एक तरह से हमारे जनप्रतिनिधियों को बंधुआ मजदूर बनाने का एक खेल है। इसमें पार्टियों की तानाशाही चलती है, लीडरों की तानाशाही चलती है, अपनी टिकट कटने के डर में, और इसी तरह के लोगों को टिकट दी जाती हैं जिनमें को ज्यादातर को दमखम ही नहीं होता जनता के अंदर, जो असली में देश के लीडर ही नहीं है, अपने हल्के के लीडर नहीं, मजबूरी में लोगों को मतदान करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कैंडिडेट जिनको वोटें मिल जाती हैं, और पार्टी के नाम पे वोटें मिलने का रिवाज जो देश में, दैट इज नॉनसेंस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जनता अपने उन नुमाइंदों को चुने जो उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं, उनकी बातों को समझते हैं और उनकी बातों को पार्लियामेंट में रख सकते हैं। वकील भी अगर कोर्ट में लोगों की बात ना रखे तो उस वकील का फायदा क्या? तो जनप्रतिनिधि का क्या फायदा अगर वो पार्लियामेंट के अंदर उनकी बात ना रखे तो? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संविधान जितना मर्जी अच्छा बना लो, आदमी अगर गड़बड़ है, उसका मिसयूज करते हैं, उसको खराब कर लेते हैं। घर में रसोई में चक्कू रखा जाता है सब्जियां छीलने के लिए, फल काटने के लिए, वो मारने के लिए नहीं होता। मगर बदमाश आदमी, गलत आदमी, नासमझ आदमी उसका यूज कर लेते हैं लोगों का गला काटने में या किसी की हत्या करने में। तो ये आदमी को सुधारने की जरूरत है। देश में ज्यादा स्ट्रिंजेंट और बार बार नए नए कानूनों की जरूरत नहीं है, और इनको बंधुआ मजदूर बनाने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह से बैल के नाथ घाल के या उसको बग्गी में जोड़ते हैं। ये आदमी कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसको कानूनों के जरिए बांधा जा सके। इसको तो ये है, पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो महा गड़बड़ है इस देश का। इलेक्शन कमीशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं बच रही। टीएन सेशन के अलावा बाद में कहीं आगे पीछे सब ऐसे ही रबर स्टैंप वाले लोग बनते रहे। कहने को ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, मगर इसने कॉन्स्टिट्यूशन को तो तार तार किया है। कॉन्स्टिट्यूशन को तो लज्जित कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। आपने इलेक्शन देखा ही होगा कमीशन ऑफ किस इंडिया, तरीके से
इलेक्शन कमीशन शायद ही कर रहा है, अरे लेकिन किसी पॉलिटिकल कंप्लेंट्स आ रही है उस पर एक्शन नहीं कर रहा है। जी। कोई पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्यों नहीं है? कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने वर्करों को क्या ट्रेनिंग देगा? कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी कराए, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को कोई मिनिमम कोई एग्जाम या उसके बारे में नॉलेज तो दे, ट्रेनिंग दे। वो ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती है, उसके बारे में देश को पता है कि नहीं पता? इतने सारे लोग एमएलए एमपी बन जाते हैं, एबीसी का पता नहीं इनको संविधान का, और जिम्मेदारी है इनको संविधान में बदलाव करने की और कानून में बदलाव करने की। तो ये है, ये तो इस तरह से होगा जैसे बंदरों के हाथ में उस तरह पकड़ाने वाली बात है। तो देश में जो काम होना चाहिए था, संस्थाओं को करना चाहिए था, संवैधानिक संस्थाओं को, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। इसमें इस देश की जुडिशरी भी काफी हद तक फेल हुई है, और अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा ढांचा ही बदलने की जरूरत है। एजी, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल के ऑफिस के सारे वकीलों का ढांचा बदलने की जरूरत है। समाज के हर वर्ग हर तबके के नौजवानों को, वकीलों को मौका देने की जरूरत है। लोगों को मौका ही नहीं मिला, और मौका नहीं मिला तो कुछ ही चंद समाज बिरादरी घरानों के लोग जज बनते रहे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कितनी पावरफुल चीज है, और देश 80 साल तक जूझता रहा, इंतजार करता रहा कि कोर्ट करेंगी, ये करेगा, वो होगा, वो होगा। और जब 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 लोगों को जरूरत पड़ी, कोर्टों ने वो साथ नहीं दिया। इस देश की कोर्टों ने देश का जब जब जरूरत पड़ी, देश खुद खड़ा हुआ है। ये देश बहुत समझदार है, इस देश के लोग बहुत समझदार हैं। इसलिए तीनों स्तंभ जब चरमरा जाते हैं, ये देश की जनरल बॉडी, देश के मालिक फिर खड़े हो जाते हैं। इस बार भी देश के लोग खड़े हुए। कोई ये सोचे अपोजिशन ने कोई खेल बदला, किसी में कोई दम नहीं था, किसी में कोई अकल नहीं थी, बोलने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी इन लोगों की। ये तो जनता ने किया जो कुछ किया है। ये सारा क्रेडिट जनता को जाता है, ना अपोजिशन को जाता है, ना किसी लीडर को जाता है। ये सारी की सारी अपोजिशन में भी जब जो ताकत आई है, और जुडिशरी का भी जो मनोबल बढ़ा है, देश की जनता की वजह से बढ़ा। सर एक सवाल है, क्या आपको लगता है देश के नौजवानों को, देश के पढ़े लिखे नौजवानों को, जो वाकई काबिलियत रखते हैं, ना कि इस देश को चलाने के बाकी, बल्कि सारी संस्थाओं को जो है प्रॉपरली उनके अपने स्वरूप में रखने के, वो उसको उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्या आपको लगता है इन लोगों को क्या कोई मौका मिलेगा? देखिए, आज का जो सिनेरियो है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं कहता हूं कोई भी पीछे नहीं है, और इलेक्शन कमीशन का, ये जहां पर खड़े हैं इनसे कोई उम्मीद नहीं है। जो ढांचा चल रहा है, आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरत तो ये है, जब युवा लीडरशिप गांव और गलियों से निकल के आएगी, न कि चंडीगढ़ या दिल्ली के पार्टी हाईकमांड के दफ्तरों से निकल के आएगी। इस देश के युवा थक चुके हैं नेताओं की चमचागिरी करके, उनके नारे लगा लगा के। इस देश के कितने लाखों लाखों युवाओं का भविष्य चौपट हो जाता है। जो राजनीति में अपना कुछ योगदान करना चाहते हैं, उनको कुछ मौका हाथ नहीं लगता, बहुत ज्यादातर को निराशा हाथ लगती है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस देश में सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस तरह एमएलए एमपी को कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकता, सिर्फ विधानसभा या लोकसभा की कार्रवाई से उनको सस्पेंड किया जा सकता है जब वो आचरण सही ना करें तो। अदरवाइज उसको या 2 साल की सजा हो जाए तभी उसको सस्पेंड किया जा सकता, हटाया जा सकता पद से। वरना कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो स्टेट का, वो उनको हटा नहीं सकता। मगर इस देश में काला कानून है ज्यादातर राज्य में, जबकि 73-74वां संविधान संशोधन होके ग्रामीण या पंचायती राज, पंचायत, ग्राम पंचायत और शहर के स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ये किसी के अंडर में नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट, जितनी स्टेट गवर्नमेंट संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसी तरह गांव की पंचायत भी संवैधानिक संस्था है, कोई छोटी संस्था नहीं है। मगर संवैधानिक संस्था की ऐसी की तैसी लोगों ने कर रखी है। हर राज्य सरकार का भी ध्यान नहीं है। ये पंचायतों को वो अधिकार देना नहीं चाहते जो संविधान ने दिया है। अवैधानिक कानून है। सरपंचों को, पंचों को, पार्षदों को, ब्लॉक समिति के मेंबरों को, इन सब सतानीय जो नेतृत्व है, असली है, जो जनता के डायरेक्ट टच में रहता है, जिसको कोई गनमैन की जरूरत नहीं, जिसको कोई झूठा प्रचार प्रसार के मीडिया की जरूरत नहीं है, जिसको कोई झूठे नारों की जरूरत नहीं है, वो उन्हीं के बीच में रहता है। झूठे नारे देंगे तो लोग पकड़ लेते हैं उसको। उनको कर्मचारियों द्वारा, ब्यूरोक्रेसी द्वारा सस्पेंड कराया जाता है, करती हैं सरकारें, राज्य सरकारें। और नेतृत्व, जो युवा नेतृत्व इस देश में, लीडरशिप का असली जो जहां पे ग्रूमिंग होनी है, उसका सत्यानाश किया हुआ है। इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हैं, सारी राज्य सरकार शामिल है।
ये संविधान के प्रति अपराध कर रही हैं सारी पॉलिटिकल पार्टियां, और साथ में सरकारें जो मौके पे सरकारें हैं, संवैधानिक जो पावर एक सरपंच पंच के नीचे अगर वो गड़बड़ करता है, कोई आर्थिक या कुछ भी अपराध करता है, तो उसके लिए भी वही कानून है जो एमएलए एमपी के लिए, वो भी अपना मुकदमा भुगते और सजा हो तो पद से जाना पड़ेगा सबको। इस पे तो एक अलग से एपिसोड और न्यूज चलाने की जरूरत है इस पूरे देश के अंदर। तब देखिए फिर कोई इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टियों की जरूरत नहीं पड़ेगी इस देश में। ये एमएलए एमपी देश की और राज्यों की राजधानी में नहीं मिलेंगे आपको, फिर एक गांव और शहरों की गलियों में घूमते हुए दिखाई देंगे, सरपंच पंच और पार्षदों को ढूंढते हुए दिखाई देंगे, तब सही लोकतंत्र स्थापित होगा देश के अंदर। जी जी जी, जो तो आपने कहा कि अगर ये जो बाहुबली जो ताकतें हैं, या हाँ तो जबरदस्ती की जो एक माइंडसेट एक बनाया हुआ है, और एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पर जिस तरीके का कब्जा है, इसको हटाने का एक अहम कदम हो सकता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था पावर्स में 74th अमेंडमेंट में, जैसा आपने बताया, नगर पालिका और ग्राम पंचायत में जैसे किया गया, लोगों के हाथ में जो ताकत दी गई, उसको और मजबूत करने की जरूरत है, और उसको और मुखरता से आगे लाने की जरूरत है। तो हाँ, फिर बाहुबली नहीं, फिर जनबली लोग होंगे, जनता के समर्थित जो लोग होंगे, जनता के प्रिय जो लोग होंगे, वही लोग नेतृत्व करेंगे इस देश की डेमोक्रेसी के अंदर। जी ये जी बहुत जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी से, लाल पिताशाही से, डीसी और डीएम से मुक्ति दिलवानी है ग्राम पंचायतों को और स्थानीय स्वशासन को। हरियाणा से इसकी शुरुआत होगी और पूरे देश में मुक्ति मिलेगी। हरियाणा में इलेक्शन आने वाला है, घोषित हो ही चुका है। इसके अंदर इस मुद्दे को उठाना है और लगातार जन जन तक पहुंचाना है, और ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बना के इस देश को के लोकतंत्र को बचाना है। जी 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 सर जी, हमारी तरफ से भी, सिंगलो एकेडमी की तरफ से भी सर यही कोशिश है कि सिंगलो एकेडमी ना केवल लो स्टूडेंट्स के लिए एक एकेडमी तैयार हो, बल्कि ये एकेडमी आम जनता के लिए भी हो, जहां पर आम जनता इन मुद्दों की जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उनको गहराई से समझे, इनकी लीगलिटी को समझे, और उनके आम जीवन पर इसका क्या असर है, इसको ये समझे। इसी अवेयरनेस को लाने के चलते सिंगलो एकेडमी की कोशिश रहेगी कि आपके साथ आने वाले खूब सारे एपिसोड हम करें, जिसमें हम, जैसे आज हमने एक मोटा मोटी पीएमएलए की बात की, इलेक्शन कमीशन की बात करी, और कुछ छोटे मोटे और बड़े मुद्दों की बात की। ऐसे ही सर मैं चाहूंगा कि आप व्यूअर्स को समय दें, जिसमें आप जो टेक्निकलिटीज हैं उस पर भी बात करें, खास तौर पर जैसे हमने बात की पीएमएलए की, यूएपीए की, नारकोटिक्स की, या और क्रिमिनल लॉज की, और बाकी दूसरे लॉज की, जो जनता को समझना चाहिए किस तरीके से उन लॉज को, इन कानूनों को जनता के खिलाफ एक हथियार बनाकर यूज किया जाता है। दूसरा सर मैं चाहूंगा, जो आपका विजन है, जो आपका व्यू है, कि जनता को एम्पावर करने के लिए लीगल अवेयरनेस लोगों के बीच में जिस तरीके से होनी चाहिए, जैसे कि अभी आपने चर्चा की कि हम इसकी शुरुआत हरियाणा से करेंगे, तो ऐसे प्रोग्राम्स हम करें ताकि लोगों तक जो ये मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उनकी जो समझ है वो गहरी हो। और दोस्तों, सिंगलो एकेडमी की कोशिश है कि आपके लिए ऐसा ही कंटेंट हम बनाएं जहां पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की बात हो, आपके मुद्दों की बात हो, और उन मुद्दों की बात हो जिस पर बात होनी चाहिए। साथ में सिंगलो एकेडमी ने सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए और सिटीजन्स के लिए एक अपना ऐप डेवलप किया है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप किया है, विंडोज एप्लीकेशन डेवलप किया है, जहां पर आप सभी को भारत का कानून है, जो इंडियन लॉज हैं, बेशक वो लॉ स्टूडेंट हो या भारत के स्टूडेंट हो, सभी को मुहैया कराए गए हैं। और दोस्तों, मात्र 99 रुपए महीने में हमने कोशिश की है कि ये जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। भारत में लगभग 7 लाख गांव हैं। अगर हम हर एक गांव में, यानी कि हर एक विलेज में एक ऐसा अटॉर्नी, वकील साहब अगर खड़ा कर पाए अगले 2 से 3 साल में, तो ये सर हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हमारे पास लगभग भारत में 7 लाख ऐसे वकील होंगे जो भारत की जनता के मुद्दों के लिए लड़ेंगे, और भारत की जनता की राइट्स को कोर्ट्स में और पार्लियामेंट में और बाकी दूसरी जगह मुखरता से रखेंगे। बाकी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर आपको। आपने एक बहुत कीमती समय अपना निकाला हमारे लिए और दर्शकों के लिए, और आपसे सर मुलाकात होती रहेगी। आगे हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। और दोस्तों, जो लोग चाहते हैं सर को और सुनना चाहते हैं, सर के व्यूज को सुनना चाहते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं, आप सर से किस बारे में पूछना चाहते हैं, किस लॉ को लेकर बात करना चाहते हैं। बिल्कुल हम इसको कंसीडर करेंगे, सर भी कंसीडर करेंगे, और उस पर हम चर्चा रखेंगे। बाकी आने वाले समय में सर के साथ बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली हैं, जिसमें हम
बेसिक जो है, जो एक्ट्स पर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो आम जनता का एंगल है, जो आम जनता को पता होना चाहिए कि आम जनता की क्या ताकतें हैं, क्या उनके राइट्स हैं, उस पर भी बात करेंगे। सर, सिंगलो एकेडमी को समय देने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट टाइम सर आपसे मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नई प्रॉब्लम के साथ, और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।